जबरदस्ती भारतीय लोगों के अंगूठे एग्रीमेंट के कागज पर लगवाकर उन्हें मजदूरी करने विदेश भेज दिया करती थी। लाखों लाख भारतीय परिवार रोते बिलखते गुलामों की सी जिंदगी जीने पलायन करने को विवश थे। कंपनी बहादुर का शासन इससे कम भया लगता क्या? इसी प्रयाग में पेड़ों पे टंगी हजारों लाशें तुम भूल गए? अब हमारे जीवन में क्या ही भरोसा? सच कहूँ तो किसी के यहाँ में पैदा होने वाला हीरा जो मन करता था। अब जब हम सब गुलाम ही हैं, फिर कौन गुलाम किसी कर सकते? आज के मुहूर्त में मैंने विचार किया है, यदि पंडित जी की संतान आज पैदा होती है तो देश और समाज का प्रदर्शन के समाज के निर्माण में अपना। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ तो ठीक है बेटा? अरे तुमको सुनिए, ये कैसे बदल पड़ी? जाने से ऐसा लगता है हाँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ इन हवाओं के अंतर में एक आलोक सा प्रतीत होता है। आज मुझको अलग हुआ है। शश जिहन जिसकी आज चंद्र प्रभा छाई है, आज की रात तेरी सन 1857 गदर के करीब 4.5 साल बाद तारीख 25 दिसंबर सन 1861 पौष कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार। यही वह ऐतिहासिक दिन है जब इलाहाबाद के लाल डिग्गी मोहल्ले में पंडित ब्रजनाथ एवं मोना देवी के निर्धन परिवार में शिशु मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ। अल्पायु में ही बालक मदन मोहन गहरे चिंतन में डूब जाता था। जिज्ञासा भरे प्रश्न करता। बालक मदन मोहन पर मां सरस्वती की विशेष कृपा देखकर माता पिता न केवल हैरान होते अपितु हर्षित होते थे।
शताब्दी का चीनी यात्री क्या नाम था उसका? बताओ बताओ। बेनसार। हाँ, बेनसार, वो भी यहाँ का छात्र रह चुका है। अच्छा, तो पिताजी मुझे ना और बताइए, जैसे अच्छा इसकी स्थापना किसने की पिताजी? इसकी स्थापना कुमार गुरु ने करवाई थी। और हाँ, तो बहुत जिज्ञासु है। जाओ अपनी माता को बताओ। जी पिताजी। वाह, 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 वो नालंदा विश्वविद्यालय। बेटा इधर आओ। रात बहुत हो गई है और तुम सो जाओ और कल सुबह उठ के संगीत का अभ्यास भी तो करना है जी। और ये सब के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। आप मदन मोहन मालवीय है ना? जी हाँ, मैं ही हूँ, मदन मोहन मालवीय। ये मालवी का अर्थ क्या होता है? ओह, हमारे बाबा मालवा के रहने वाले थे, इसीलिए हम मालवीय। पर आप लोग कौन हैं? हम विश्व प्रसिद्ध भारतीय गुरुकुल है। यहाँ विक्रमशिला, यहाँ तक्षशिला और मैं नालंदा। अच्छा, पर पिताजी ने तो कहा था कि आप सब केवल मनुष्य के हृदय की रचनात्मक कला तक ही सीमित हैं। हमारे पुनरुत्थान की खोज हमें आपके समक्ष लाई। हमें उस सुयोग्य आत्मा की खोज है जो हमारी परंपराओं को पुनर्स्थापित कर सके। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी इस प्रकृति का भागीदार बनूंगा। जरूर। विद्वता, सुसंस्कृति एवं भक्ति, परिवार का यह परिवेश बालक मदन मोहन के निर्माण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। 5 भाइयों और 2 बहनों के बीच बालक मदन मोहन कुछ विशेष प्रतिभावान था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान कृष्ण स्वयं ही इस धरती पर जन्म लेते हैं। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। पूरा करो, इनमें से कोई वो क्षमा करें आचार्य जी, यह श्लोक आपने केवल एक ही बार बताया, इसका अभ्यास हमने नहीं किया। समाधावचना बुद्धि सदा योगं वाक्। यही समाप्त करते हैं। तुम लोग भी घर के लिए प्रस्थान करो, मुझे कथा के लिए निकलना हो। दीपक दादा, we love you. अगर इसका लालन पालन अध्ययन अध्यापन अच्छे से नहीं करा पाया तो कितना अन्याय होगा इसके साथ। किस विषय में है ये धर्म सभा? पिताजी, यह सभा सनातन धर्म के वैज्ञानिकता और प्राचीनता के ऊपर है। मुझे वहाँ जाने की अनुमति दी। यशस्वी भव। और हाँ, प्रेम और बंधुत्व से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।
तुलसीदास जी कहा करते थे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधनाई। बहुत बढ़िया लोग। पंडित जी, अब तो मकर संक्रांति भी बीत चुकी है। हाँ हाँ, तुम मदन के विषय में कुछ बातचीत करने वाली। बताओ बताओ। सप्ताह का वो चला है अपना बदल। उसका इस तरह की सभाओं में जाना कुछ ठीक नहीं लगता है। तुम कारण ही इन बात की चिंता करती हो। इन सभाओं में जाकर उसके व्यक्तित्व का विकास ही होगा। पर जिस तरह वो भक्ति और धर्म की ओर लीन हो रहा है, डर लगता है कल को सन्यासी ना बन जाए। मदन अपने व्यक्तित्व को गीता के अनुरूप ढाल रहा है। उसके व्यक्तित्व में जितना भक्ति योग है, उतना ही कर्म योग, ज्ञान योग भी तो है। पर माँ का मन है ना, इसीलिए तनिक चिंता होती है। आपने उस बारे में कुछ सोचा? इस बारे में मदन के विवाह के बारे में? वो नंदलाल जी मिर्जापुर वाले, उन्होंने फिर से कहलावा भेजा है। उनको तो अपना पतन बड़ा पसंद आया है। उन्होंने तो लोगों से उसकी खूब तारीफ भी की है। उसकी पुत्री का क्या नाम बताया था? कुंदन, ये गजानन भाई बता रहे थे, बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है। और जितनी उनकी परिवार की संपन्नता, वैसी ही पुत्री का गुण बहुत ही मूल्यवान है। अति उत्तम। तो फिर देर किस बात की? भगवान को स्मरण करके नंदलाल जी को संदेशा भिजवा दीजिए। मदन मोहन 17 वर्ष के हो चुके थे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज और ईसाइयत के बढ़ते प्रभावों के बीच मदन मोहन सनातन धर्म का पक्ष बड़ी वैज्ञानिकता एवं तार्किकता के साथ रखते थे। हृदय में राष्ट्र कल्याण और जिह्वा पर गीता, इस अद्भुत संयोजन के साथ मदन मोहन जब मित्रों के बीच अपनी बात रखते तो मित्र अभिभूत हो जाते। कंजूस हो जाना मेरा स्वार्थ है। अच्छा, तो तुम प्रारब्ध को नहीं मानते? मानता हूँ, किंतु प्रारब्ध को प्रारब्ध कर्म की भांति और कर्म के 3 स्टेप होते हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमान कर्म। हमारा क्रियमान हमारे प्रारब्ध को निर्मित करता है और अतीत में क्रियमान के भाव के कारण ही आज ये पराधीनता हमें हमारा प्रारब्ध लग रही है। इसका मतलब हमारी पीढ़ी का क्रियमान ही भविष्य के भारत का प्रारंभ बनेगा। बिल्कुल नहीं, किंतु इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी जाति, धर्म, वर्ग सब भूल कर एक हो जाएं और हमारी बस एक ही पहचान है कि हम भारतवासी हैं। किंतु जाति का वर्तमान स्वरूप सनातन समाज में बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो भाई इसी को तो बदलने की आवश्यकता है। तो तुम्हें सनातन धर्म की समाज की संरचना से आपत्ति है? कदापि नहीं। सनातन धर्म तो सर्वाधिक व्यापक है। जब भी जो भी तत्व समाज के हित में कल्याणकारी होता है वह सनातन धर्म में कभी निषेध नहीं होता। इसीलिए अब समय आ गया है कि हम सभी एकजुट हो जाएं। वाह भाई वाह, एक ओर तो आप भागवत बांटते हैं और दूसरी ओर ऐसी खुली विचारधारा, इस तरह का समन्वय कैसे करते हैं? तो भागवत हमें रूढ़िवादी थोड़ी बनाता, बल्कि यह तो हमें समन्वय के विराट रूप का दर्शन कराता है। विद्या पंडिता अर्थात ज्ञानी महापुरुष, विद्या विनय ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी एवं सूत्र, इन सबों में संभूत परमात्मा के दर्शन करने वाले होते हैं। वाह, अद्भुत, उत्तम विचार। धर्म और समाज की ओर अधिक उन्मुख हो रहे मदन मोहन को देखकर माँ कुछ ऐसी विभल हुई कि 17 वर्ष की आयु में उनका विवाह कुंदन देवी के साथ कर दिया गया।
अभी तो देश गुलामी में होना जाने कितनी बौद्धिकताएं इस वातावरण में जन्म लेने से पहले ही मर जाए। मेरी समझ में अर्थ सबसे प्रमुख है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अर्थ से ही पीड़ित है, और इसका कारण ये है कि हम अपनी सामाजिक संरचना खो रहे हैं और किसी के पास कोई निश्चित व्यापार भी नहीं है। हाँ, इसीलिए हम अपने गुलाम हैं। अर्थ निश्चित रूप से प्रमुख हो सकते हैं, और यह भी सच है कि हम अपनी सामाजिक संरचना खो रहे हैं, पर हम इसके लिए गुलाम बने इस बात से सहमत नहीं। क्योंकि जब हम गुलाम हुए थे तो हम संपन्न थे, सुसंस्कृत, अन्य संपदा की भी कोई कमी नहीं, उसके बावजूद हम गुलामी के जंजीर में जकड़े हैं। मदन बात तो सही कही तुमने। दरअसल वर्तमान समाज की जो संरचना है और उसका जो परितंत्र है वह हमें एक दूसरे से दूर और दूर ले जाता है, जिसका कोई अर्थ नहीं। तो इस व्यवस्था में सुधार के लिए तुम्हारे मस्तिष्क में क्या विचार है? वर्तमान समाज की जैसी बिखरी संरचना है उसे नियोजित करने के लिए शिक्षा को एक दूरी के रूप में उपयोग करना होगा, और वर्तमान समाज में मुझे जो कमी दिखती है वह भी शिक्षा ही, और इस कमी को पूरा करने के लिए मैं एक विशाल विश्वविद्यालय की परिकल्पना करता हूँ। मदन, आगे वो क्या सोचा? किस बारे में क्या? स्नातक के बाद तो क्या सोचा है? भैया स्नातक के बाद मैं सोच रहा था संस्कृत में पढ़ा स्नातक कर जिससे मैं इतनी कराटेदार अंग्रेजी बोलते हो, नौकरी वगैरह? यार नौकरी मुझे बहुत कुछ लगती है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिला है। शायद कोई ठीक ही कहते हो। तुमने मदन से उस बारे में बात की? बात तो की है माँ, पर अब मदन ने अपना विचार बना लिया। क्या बात है माँ, कोई बात नहीं है क्या? कुछ नहीं मदन। जी भैया, भैया प्रणाम। प्रणाम माता जी। भैया देखिए ना, ये दोनों आपस में कोई बात कर रहे थे तो मेरे कुछ ही चुप हो गए। मदन, बेटा बहुत दिन से तुमसे एक बात कहनी थी। अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। कथा प्रवचन में जाने लायक उनकी स्थिति नहीं रह गई, घर की आमदनी भी नगण्य हो चली। मैं कह रहा वैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल में हेल्प पढ़ लूँ, अंग्रेजी का अध्यापक के लिए एक पद खाली, तो मैं कोशिश करनी चाहिए। आमदनी भी ठीक ठाक मिल सकती है। लेकिन भैया मैं तो बेटा ठीक है माँ, मैं कर दूँ। पिता की तरह धर्म और समाज पर समर्पित होते मदन मोहन और दिन ब दिन घर में बढ़ती विपन्नता को देखकर माता चिंतित रहने लगी। अंततः मदन मोहन ने 40 रुपए प्रतिमाह की सरकारी नौकरी स्वीकार कर ली। उन्हीं के शब्दों में, उन दिनों नौकरी न करने का स्वप्न माँ के आंसुओं के साथ बह गया। कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में प्रतिभाग करने कलकत्ता पहुंचे। उस सम्मेलन के सबसे युवा नेता मदन मोहन ने अपनी बात कुछ इस तरीके से रखी। No taxation without representation. That is the first commandment in the Englishman political Bible. How can he partner with his concerns and tax of fear? This free and educated fellow subject, as if we were dumb sheep or cattle. We are not dumb any longer. India has found a voice at last in this great Congress, and in it and through it, we call on England to be true to her traditions, to her instincts and herself, and grant our right as freeborn British citizens. और अंततः मैं बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात दोहराता हूँ, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, और यह भी पूरी निर्भीकता के साथ कहता हूँ, जो सरकार निरंकुश है, वो हमारे साथ खिलाफत का व्यवहार करे। और इस प्रश्न को उठाते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हर शिक्षित विषय को है, तो अधिकार हमें क्यों? इस युवक के वाणी से तो स्वयं भारत माता होकर हो रही है। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ दादा, क्या भाषण मैंने आज तक सुने कोई भाषणों से उतरी। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। मदन मोहन की यह स्पष्टवादिता भविष्य के भारत की राजनीतिक में
मेरे तो आज तक दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन के बाद नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन यह वाक्य मदन मोहन मालवीय के साथ कुछ इस कदर जुड़ गया कि बौद्धिक समाज में ये चर्चा में आ गया। इसी सम्मेलन में काला कामकर के राजा रामपाल सिंह मदन मोहन के ओजस्वी उद्बोधन को सुनकर मंत्रमुग्ध हुए और उन्हें अपने किले पर आमंत्रित किया। आप जैसे विद्या के स्नेही व्यक्ति का ताने से पाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ आपसे मिलूं आइए। ठीक है राजा साहब, मैं ऐसे ही आपको गुरेज है क्या? आप तो जानते ही कभी मेलन से वापस जल्दी लौटा और वहाँ तो ये आम और शिक्षित समाज दृष्टिकोण सक्रिय ही नहीं है। वैसे यदि हमें अंग्रेजों से बराबरी करनी है के व्यवहार माफ कीजिएगा राजा साहब, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं। यह हमारे धर्म और परंपरा में निश्चित है। बाकी रहा प्रगति की बात तो उसके लिए परंपरा का त्याग आवश्यक नहीं। नाराज है आपका सबसे बड़ी इच्छा थी मैं आपसे आपको जानती जब मैं था वहाँ से हिंदुस्तान पर हाँ वहाँ से आने के साथ और पत्र से कलाकार से निकल गए पत्र की उचित बाधक आपसे निरंतर बोले धन्यवाद राजा साहब कि आपने मुझे योग दे सकते, लेकिन मुझे खुद के लिए संभव नहीं लगा। आप चिंता नहीं कर सकते। आप तो जानते ही हैं यह पत्र भारतीय समाज के कितना उपयोगी। ठीक है राजा साहब, लेकिन मेरी दो शर्तें कौन? पहले तो ये कि आप मेरे संपादन में किसी प्रकार का दखल नहीं देंगे और दूसरी बात ये कि आप मदिरापान के समय मुझसे संपर्क नहीं करेंगे। तो मैं समझूं कि आप संपादन पत्र भेजिए, एक बार और विचार कर लीजिए राजा। इन दोनों शर्तों में से यदि किसी एक का भी उल्लंघन हुआ तो इस पत्रिका से मेरा कोई संबंध नहीं रह जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं आज्ञा चाहूँगा। जल्द आना। इससे पहले भी मदन मोहन अपने गुरु की अंग्रेजी पत्रिका इंडियन यूनियन का संपादन कर चुके थे। राजा साहब की जैसी अनुमति थी कि आप दोनों में से एक शर्तों को मान लें। दुर्भाग्यवश राजा साहब ने उसमें से एक शर्त तोड़ दी।
आज ये अगर आप पूरी आपने संपादन वैसे इन 2 वर्षों में आपने किया पत्र के बाद उसके लिए मैं खुद भी आप 2 वर्ष सच में मैंने संपादक काम में कोई ढिलाई नहीं, वरना कभी आपने मेरे काम में कोई दखल किया। मेरी दोनों शर्तों का भी आपने बराबर ध्यान रखा, परंतु आज आपने उन दोनों शर्तों में से एक का तो ही खत्म कर दिया। मैंने आपसे कहा जिस भी दिन आपने मेरी एक भी शर्त का उल्लंघन किया, इस पत्र से मेरा कोई संबंध नहीं रह जाएगा। मैं आपकी इजाजत जीवन के आदर्श, नैतिकता एवं मूल्य मदन मोहन मालवीय में इस कदर प्रभावित थे कि परिवार के पालन पोषण की एकमात्र आधार संपादक की नौकरी को छोड़ते हुए उन्होंने क्षण भर भी नहीं सोचा। हिंदुस्तान पत्रिका भविष्य में मर्यादा, लीडर, अभ्युदय, सनातन जैसी पत्रिकाओं के संपादन का आधार है। राजा रामचंद्र सिंह को अपने वादे के टूट जाने का गहरा मलाल हुआ। उन्होंने मालवीय जी से न सिर्फ माफी मांगी, बल्कि उन्हें वकालत पढ़ने के लिए एवं उससे संबंधित सारा खर्च वहन करने की जिम्मेदारी ली। शुरू में मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया, किंतु राजा साहब के बहुत आग्रह करने के बाद वे मान गए। सन 1891 में वकालत की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने सेशन कोर्ट में और 2 साल बाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस आरंभ की। मदन मोहन मालवीय प्रत्येक केस व्यक्तिगत स्तर पर जांच करते थे, उसके बाद उसे अदालत में पेश करते थे। निर्बलों और वंचितों के लिए उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता था। उन दिनों जब इलाहाबाद में उनकी वकालत शिखर पर थी, तब एक दिन माफ कीजिएगा, आप ही मदन मोहन मालवीय हैं? जी हाँ। अरे नमस्कार। आपसे मिलकर धन्य हो गया। कुछ देर से खोज रहा था, देखा भी था, मगर इन देश खोजना मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कोई वकील हो सकता है, इसीलिए पूछ न सका। क्या मैं इस वेशभूषा का कारण जान सकता हूँ? दरअसल बात यह है, ले काम में न्याय प्राप्त करना महाराज ये संजय समझते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए, न्याय और सत्य के लिए अदालत में इकट्ठा हुए लोग काला कपड़ा पहने हैं, कितना हास्य है। गर्मी में काला कोट पहनना कहाँ तक सही है? वो किसी ठंडे भी नहीं है। तो क्या अदालत में बहस के दौरान भी नहीं करते? नहीं मौतो, इन वक्तों में मैं ज्यादा प्रवृत्ता हूँ क्या? बात यह है, काला कपड़ा हमारी परंपरा में अशुभ माना जाता है। अदालत भी एक पूज्य स्थल है, जहाँ मैं धर्म और परंपरा के साथ जाना ही उचित समझता हूँ। आज मैं बहुत मुसीबत में, अब आपका क्या सलाह है? क्या बात? बुरी बात है। बताता हूँ महाराज। महाराज, समझने की कोशिश कीजिए। आप दोषी हैं तो आपने अपना दोष मुझसे क्यों छिपाया? क्योंकि मैं जानता हूँ, यदि आप जानते कि मैं ही दोषी हूँ, तो आप मेरा केस कभी नहीं लड़ते। आप दोषी हैं तो आपको दंड भुगतना ही होगा। और भी वकील है इलाहाबाद में, आप उनके पास चले गए होते, मेरा धन क्यों खर्च कराते? महाराज, 90% केस तो हम पहले ही जीत चुके हैं। यदि आप चुप ही रह सकते तो वैसे ही जीत जाएंगे। क्या संभव है? तुम्हें दंड भुगतना होगा। आप जितने रुपए कहिए मैं उतने दे सकता हूँ। आपके चुप रहने के बदले आपका कर्ज, आपकी जीवन दशा, पीढ़ियों का भविष्य सब बदल जाएगा।
हमें दौलत दिया कहीं और दिखा दबाव डाला। अच्छा मैं समझ गई। हाँ वो दूसरी है तो उसे कोई समझना ही चाहिए। चिंतित दिख रहे हैं। जो सक्षम है किसी कुशल वकील की फीस भर सकता है वो हमेशा विजयी रहता है। इस व्यवस्था में निर्बल के लिए न्याय नहीं। इसीलिए मैं आपके पास आया था कि वो मुकदमा नहीं हारेगा। मेरा मन इस वस्त्रालय की उत्सुकता का है। मेरे भीतर से मेरा देश मेरा समाज कहीं कम न हो जाए इसका डर मुझे लगातार बना रह रहा है। शक्ति से न्याय पाने की एक प्रक्रिया तो अधर्म ही है। आप नाहक परेशान हो रहे हैं। न्याय और सत्य का पक्ष लेके आप देश और समाज का कल्याण भी तो कर रहे हैं। हिंदू हॉस्टल बनाना, नागरिक को अदालत में प्रवेश दिलाना, सब कुछ देश और समाज का कल्याण भी तो है। इसलिए अपने आकांक्षा को विराम मत दीजिए। हर की चिंता मत कीजिए। हम देश और समाज के लिए जितना अधिक हो सकेंगे हो जाए। इस घटना का मालवीय जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। वकालत के पेशे से उनकी हुकूमत की साजिश का हिस्सा थे। इसी सिलसिले में उन्होंने सन 1898 में एनी बेसेंट की अगुवाई में हो रहे सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में यथासंभव योगदान दिया। महामना जी विश्वविद्यालय के निर्माण की योजना को लेकर के उन दिनों काफी चिंतित रहने लगे थे। इसी संदर्भ में सन 1905 में काशी के टाउन हॉल में मदन मोहन मालवीय द्वारा पढ़ा गया विश्वविद्यालय का प्रस्ताव ऐतिहासिक रहा। इस सभा की अध्यक्षता BN महाजन ने की। साथ ही काशी नरेश, दरभंगा नरेश, एनी बेसेंट आदि ने अपनी सहमति प्रकट की। 31 दिसंबर 1905 का यह दिन और टाउन हॉल का यह स्थल इतिहास में अमर होने वाला है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रस्तावना पढ़ने जा रहे हैं। अभी भारत की प्राचीन धर्म की शिक्षा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को बड़ी समष्टि की इकाई समझकर उसके हित के लिए जीवित रहे और काम करे। लोक कल्याण और लोक संग्रह को परम पुरुषार्थ समझे। आज काशी में हम जिस विश्वविद्यालय की स्थापना के महान संकल्प के साथ जुड़ने जा रहे हैं उसका उद्देश्य इस प्रकार है। श्रुतियों तथा स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्म के पोषक सनातन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए धर्म शिक्षक तैयार करना, संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन की अभिवृद्धि करना, भारतीय भाषाओं तथा संस्कृत के द्वारा वैज्ञानिक तथा शिल्पकला संबंधी शिक्षा में योग देना। यह योजना सभी शासकों, संभ्रांतों, धर्माचार्यों, शिक्षाविदों एवं नेताओं के विचारार्थ इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत है कि वे प्रवर्तकों को अपने विचारों से अवगत कराएं तथा इसमें संशोधन तथा सुधार हेतु सुझाव दें ताकि यह विकासमान वैज्ञानिक ज्ञान की सहायता से लोगों की भौतिक समृद्धि की अभिवृद्धि में प्रभावी साधन साबित हो सके तथा वे अपने पवित्र ग्रंथों की शिक्षा के आधार पर अधिक पवित्र और सुखी जीवन व्यतीत कर सके। शिक्षा का विराटतम लक्ष्य और वकालत का चमचमाता पेशा, दोनों के बीच द्वंद्व बढ़ता गया। इसी बीच वकील मदन मोहन मालवीय ने प्रसिद्ध रानी केस में सफलता पाई। इस सफलता के फलस्वरूप उन्हें अपार धन एवं यश की प्राप्ति हुई। यह सफलता किसी भी आम व्यक्ति को उसके पेशे में रुचि पैदा करने के लिए पर्याप्त थी, किंतु मदन मोहन मालवीय आरंभ से ही कुछ विशेष था। दोपहर से ही
आगे भी आ चुका है। अच्छा, कानपुर के जो मोहन जी हैं, पिछले कुछ दिनों से उनका पत्र और हर पत्र में यही पूछ रहे थे कि प्रसिद्ध रानी कैसे कट जाओ। कहिए तो लिख दे दो। हाँ, उन्हें अपनी पत्रिका में खबर बना दी। लिख दो, मेरा प्रणाम है। जी माँ, जानती हो सबसे अच्छी बात क्या हुई? अब हमारे परिवार का सारा कर्ज उतर गया। हाँ मैं तनिक आराम करता हूँ। बच्चों, मुझे सुबह से अनंत बधाइयाँ और शुभकामनाएं मिली। हाँ, रानी का तो कहना है कि आप प्रयाग के सबसे बड़े वकील हैं। अब मैं वकील नहीं रहा, क्या हुआ? मैं वकालत छोड़ रहा हूँ। आपकी आत्मा कई दिनों से विचार कर रहा हूँ। तुम्हारा विचार जानने को इच्छुक हूँ। आपकी आत्मा जिस निर्णय पे पहुंच रही है उसे ही तय कीजिए। तो मेरी कहना तुम्हारा निर्णय आवश्यक है। घर गृहस्थी, भोजन भजन तो इस वकालत के पेशे से, तो इस पेशे में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा जो मेरी आत्मा चाहती। घर परिवार को लेकर आप कोई चिंता न करें। राधा का भी तो प्रैक्टिस करने लगे, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। ईश्वर की इच्छा मानकर आप निर्णय ले लीजिए। सदैव आपके इस निर्णय के साथ शिक्षा के महायज्ञ में पूर्णाहुति के लिए तैयार मदन मोहन मालवीय ने अपनी विश्वविद्यालय योजना में शीघ्रता लाई। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक सोसाइटी का होना आवश्यक था, इसलिए सन 1911 में हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की स्थापना की गई। आज हम सब हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना के महान संकल्प के साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम एनिमेशन जी से आग्रह करता हूँ कि वह बड़े विचार दें। यहाँ के धर्म और संस्कृति के शताब्दियों को लांघते रास्ता की विवशता के बावजूद आज भी जीवित है। गांव का सामान्य से सामान्य व्यक्ति बदहाली झेल कर खुशहाल रहता है, नाचता है, गाता है, बजाता है, जमात करता है और एक दूसरे की मदद करने को ही अपना सर्वप्रथम धर्म मानता है। दुनिया में किसी और समाज में ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती। मानवीय जी, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की योजना को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सम्मिलित करें। मैं समस्त भारतवासी की ओर से आपके इस योगदान को स्वीकार करता हूँ। Sir, I have one more request. Kindly accept the Institute Central Hindu as an affiliate of GATE and become the सेंट्रल हिंदू स्कूल फाउंडेशन होगा हायर एजुकेशन। मालवी जी, मेरी भी एक योजना है। क्या? हिंदू विश्वविद्यालय की विराट योजना को शामिल करते हैं। ऐसा शुभारंभ अभूतपूर्व है। आज की तारीख 28 नवंबर 1911 ऐतिहासिक तारीख है। मैं आज हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी का गठन करता हूँ। महाराज रामेश्वर के लिए आपसे मेरा आग्रह रहेगा और इस सोसाइटी के अध्यक्ष बनना स्वीकार करें। आप मदद नहीं कर सकते। अध्यक्ष का निवेदन कैसे डाल सकते हैं? हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी
लॉर्ड बटलर से मिलने दिल्ली पहुंचे। हिंदू यूनिवर्सिटी के सभी सम्मानित खासतौर से पंडित मदन मोहन मालवीय जिनके मस्तिष्क की उपज है हिंदू विश्वविद्यालय। मुझे आप लोगों से बताते हुए संतोष हो रहा है कि आप लोगों के द्वारा प्रस्तावित हिंदू विश्वविद्यालय की योजना को ब्रिटिश सरकार ने वायसराय हार्डिंग ने स्वीकार कर लिया। मुझे नहीं लगता कि आप लोग 50 लाख रुपए जमा कर पाएंगे। सभा के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से आपको वायसराय हार्डिंग और अंग्रेज सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया। बाकी रही राशि की बात तो उसकी चिंता आप निपट छोड़। प्रस्तावित विश्वविद्यालय एवं सोसाइटी ब्रिटिश सरकार की सभी नीतियों एवं नियमों का अक्षरशः पालन करेगी। एक शर्त और, कैसे? शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होगा। कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग और तकनीकी दोनों के अध्ययन अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी ही होगा। मौलवी जी, ये बात तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ और इसको लेकिन मैं अब ये सभा को यहीं पर खत्म करता हूँ। आप सब जा सकते हैं। मौलवी जी, आप रुकेंगे, मुझे आपसे एक बात करनी है। मौलवी जी, मैं एक बात आपको पहले ही बधाई देना चाहता हूँ। अगर आपके द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हुई तो आप ब्रिटिश सरकार से किसी भी मदद की उम्मीद मत रखिएगा। मैं समझ सकता हूँ, यदि आप बताना चाहते हैं तो बताएं। मालिक जी, जब भी आप लोग कोई सामूहिक संस्था बनाते हैं या भारतीय भाषा में कोई सामूहिक बैठक करते हैं तो हमारी ब्रिटिश सरकार को विद्रोह का भय सा बना रहता है। इसलिए एक बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, प्रस्तावित विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होगा। क्या कोई दूसरा विकल्प है? बिल्कुल नहीं। राजा साहब, प्रस्तावित विश्वविद्यालय के विषय में आपके क्या विचार है? मिस्टर बटलर, मैं पहले ही अनुरोध कर चुका हूं और इसके लिए हर संभव सहायता देने के लिए तैयार हूं। मां गंगा के पावन तट पर मालवीय जी अपने और भारत के सपनों का विश्वविद्यालय बना सकते हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना होगा। इसके लिए मेरा अभी भी आपसे वही प्रस्ताव है कि बनारस स्टेट के 7 गांवों से प्राप्त होने वाला सारा राजस्व मालवीय जी के माध्यम से हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी को प्रस्ताव को मैंने वायसराय हार्डिंग से पहले ही डिस्कस कर लिया। उन्होंने इसको स्वीकृति दे दी, लेकिन आज की तारीख के तौर पर 50 लाख रुपए मांगने में होंगे। जनता मंच से जल्द जमा करा दें। तो मैं यह भी वादा करता हूँ कि जगह से बेदखल लोगों को किसी नई जगह पर बसा दिया जाएगा और उनकी आजीविका का भी समुचित प्रबंध किया जाएगा। यह तो बहुत सुंदर प्रस्ताव है। ऐसा प्रस्ताव मैंने जीवन में आज तक नहीं सुना। आपके क्या विचार है? मिस्टर बटलर, मैं तो निःशब्द हूं। मैं हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के मालवीय जी के संकल्प और भावना का सम्मान करता हूं। मालवीय जी
चाहता है। मैं कैसे कुछ कर सकता हूं? उन्होंने पहले ही बिना कुछ सोचे, बिना किसी अंतर्द्वंद के अपनी लाखों की फलती फूलती वकालत को हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए क्षण भर में छोड़ दिया। क्षण भर में गांधी जी की देश प्रेम की भावना का सम्मान करता हूं। मैं तो हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना में बस वाल्मीकि जी के साथ मेरी वकालत का तो कोई बोलना, लेकिन काशी नरेश ने 7 गांवों की इतनी मूल्यवान जमीन एक झटके में विश्वविद्यालय को दान में दे दी। मैं भला कैसे भूल सकता हूँ? मैं कैसे भूल सकता हूँ आपके करीब के प्रयासों को, जो विश्वविद्यालय के बनने में इतना सहयोग दे रहे हैं। वाल्मीकि जी, अंगीकृतं सुकृतं परिपालयन्ति, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यदि हम कोई कार्य हाथ में लेते हैं तो उसको पूरा करके ही अपना सौभाग्य मानते हैं। काशी के विषय में कहा भी गया है, अपारे खलु संसारे सारमेतत् चतुष्टयम् काश्यां वासः सतां संगः गंगाभ्वः शंभु पूजनम्। इसलिए आपको निवेदन है कि ऐसा हो कि आप हमको छोटा न करें। इससे पहले असंभव प्रतीत होने वाली 50 लाख रुपए की राशि और शिक्षा का माध्यम जैसे कुछ बाधाएं मदन मोहन मालवीय के मार्ग में आती, कुछ ऐसा हुआ जिसने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण को विश्व में अनोखा बना दिया।
हाँ, क्योंकि उनको सब कुछ अपने कब्जे में चाहिए, शिक्षा भी, संस्कृति भी और देश भी। इसीलिए तो वो वाइस चांसलर बनाना चाहते थे उन लेफ्टिनेंट जनरल को। जहाँ तक संभव है मैंने सब कर दिया है, सरकार हट कर रही है। अब तो दाताओं में करना यदि विश्वविद्यालय का निर्माण संभव न काफी अन्य करोड़ नहीं। पिछले 10 वर्षों से दिन रात हमने दीक्षा की प्रतीक्षा की है, उसके इतना नजदीक आकर पीछे हटना पाप है। आज हम जिस सोचनीय परिस्थिति में हैं, ऐसी परिस्थिति फिर कभी न बने, इसलिए भी आवश्यक है ये हिंदू विश्वविद्यालय। अपने धर्म, परंपरा और भारतीयता को बचाने के लिए, शिक्षा की अखंड ज्योति जलाने के लिए मैंने बहुत पहले संकल्पना ली और उसी संकल्पना को पूरा करने के लिए मैं देश के कोने कोने तक गया, घर घर भिक्षा मांगी, असंभव लगने वाले 1 करोड़ की राशि भी जुटाई। अब यदि विश्वविद्यालय के बनने में कोई बाधा आती है तो तमाम विद्यार्थियों के प्रति अन्याय होगा जो इतने वर्षों से मेरे मस्तिष्क में प्रतिनिधि बनकर विकसित हो रहे हैं। हाँ, मैं करूंगा समझौता, लेकिन ये मदन मोहन मालवीय काल की दीवार को भेदकर भविष्य के विद्यार्थियों को यह बता देना चाहता कि वह इसलिए समझौता कर रहा है कि भविष्य में तुम अपने मूल्यों और आदर्शों के साथ समझौता ना करो। मैंने ऊपर के अधिकारियों को लिख दिया और जल्द ही इसका निवारण क्या हुआ दादा? को मार दिया। अरे वाह, मैं जानता काशी में ये काम केवल बच्चों ही कर सकते हैं। शेर बनारस गोवर्धन के पहलवान थे रहे मदन मोहन के साथ रहते थे। मदन मोहन मालवीय को बचाऊ छोटे भाई की तरह प्रिय थे। बचाऊ भी मदन मोहन मालवीय का अथाह सम्मान करते थे। अक्टूबर 1900 को हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ और 4/1916 अर्थात माघ शुक्ल प्रतिपदा संवत 1972 विक्रम को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास साहूकार और प्रतिष्ठित नेता उपस्थित थे। वायसराय महोदय ने विश्वविद्यालय के आदर्शों को तथा उसके प्रवर्तकों की अभिलाषाओं के प्रति अपनी शुभकामनाएं
का व्यक्ति। शिलान्यास के उत्सव समारोह कई दिनों तक चलता रहा। विश्वविद्यालय में शिक्षा आरंभ हो चुकी थी। उन दिनों महामना परिसर के प्राचीर निर्माण को लेकर थोड़े चिंतित थे। हुआ ये था कि कुछ गुंडों ने परिसर की जमीन पर कब्जा कर लिया। महामना ने उन्हें प्यार से समझाया और अपनी बात कानूनी तरीके से रखने की सलाह दी। एक दिन जब महामना और बचौ परिसर का भ्रमण कर रहे थे तब एक दुर्घटना घटी। आपको तो मुझे झड़के भी अकेले नहीं छोड़ते। किसी ने कह दिया मेरे प्राण संपत्ति है, तुमने मान लिए। भला ज्यादा से ज्यादा कोई क्या करेगा? प्राण ले नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। मैंने आपको वचन दिया और मेरे होते हुए पूरे बनारस में आपका कोई बाल विवाह का नहीं। आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत आवश्यक है और यहाँ के लोगों को इस विश्वविद्यालय की महत्ता को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तुम विश्वविद्यालय के महत्व को कैसे समझते?
विश्व में बहुत व्यापक अस्तित्व हुआ। गांधी नेताओं ने इस एक्ट का खुलकर विरोध किया, स्वरूप जेल में भर दिए गए। इस विरोध में पूरा देश एकजुट हो चुका है। तारीख 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पर्व, स्थान जलियांवाला बाग। आजादी की माता मैं पूछता हूँ कि मासूमों की क्या गलती जो केवल शांति से हमारे साथ पशु जैसा व्यवहार करने वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इस कानून से सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी भारतीय को अदालत में मुकदमा चलाए बिना जेल में जा सके। यहाँ तक इस कानून में अपराधी को अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले का नाम जानने का भी अधिकार नहीं। मैं अमानवीयता का कठोरता से विरोध करता हूं। विश्वविद्यालय परिवेश को आवश्यक शांति और राष्ट्र को आवश्यक विप्लवगान महामना दोनों के बीच उचित सामंजस्य बनाने का प्रयास कर ही रहे थे कि 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन बहुत ही व्यापक और प्रभावी था, किंतु गोरखपुर के बाजार में रसद सामग्रियों के दाम कई गुना बढ़ गए। जनता ने मार्च करके इसका विरोध करना चाहा तो पुलिस ने गोलीबारी कर दी और 3 नागरिकों की मौत हुई। इसके बाद उग्र हुई भीड़ ने चौरा थाने पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इसके बाद पुलिस का कहर आम जनता पर टूटा। इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया में 171 लोगों को मौत की सजा दे दी। यह बात जब मदन मोहन मालवीय को पता चली तब माय लॉर्ड, ये केस शीशे की तरह साफ। इस चौरा और डुमरी थाने के लोगों ने साजिश करके पुलिस कर्मियों को हत्या और थाने में आग भी लगी। न्याय के अनुसार उन सभी को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। अलबत्ता इस केस को हाईकोर्ट में लाने का मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आता। हाँ, अगर हमारे मित्र वकील को 10 साल बाद वकालत करने का शौक चढ़ा हो तो अलग। किस सरकारी रिकॉर्ड की बात की जा रही है? इस रिकॉर्ड में केवल व्यक्ति के दोषों और दंडों की बात की जाती है। मैं पूछता हूँ, 17 मार्च को डुमरी गांव में पुलिस के द्वारा तोड़ के हमले का प्रयास किया गया। क्या गांव में केवल मनुष्य रहते हैं? पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि कुछ भी नहीं? अगर रहते हैं तो सरकारी रिकॉर्ड उन हानियों को क्यों नहीं दर्ज करता है? तो स्पष्ट है
संवेदनहीन सरकारी रिकॉर्ड इस केस के प्रमाणिक आधार हैं ही। माय लॉर्ड, हमारे काबिल वकील साहब चाहते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड में दंड और दोषों के अलावा कीट पतंगों, चिड़ियों, जानवर आदि का ब्यौरा दर्ज किया। अब 10 साल वकालत छोड़ने के बाद भूल गए हैं कि अदालत में तर्क और जरह की भाषा बोली जाती है, पर्यावरण, धर्म, मानवता की बातें नहीं बोली जाती। मैं पूछता हूँ, आपके पास क्या उन 171 सजायाफ्ता लोगों के पक्ष में कोई तर्क है या यहाँ की आप भागवत कथा बात? तर्क है वकील साहब। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की आरपीसी की धारा 239 ये तय करती है लोगों का केस भी अलग अलग बनता है। डुमरी गांव और चौरा थाना दोनों की घटना और घटनास्थल दोनों अलग अलग। इस तरह से ये केस 170 लोगों का संयुक्त रूप से है ही नहीं और किसी एक केस में 170 लोगों को फांसी देने का आधार ही नहीं बनता। जिस केस का आधार ही असत्य पर हो उसका निर्णय कहाँ तक ठीक हो सकता है? At this stage, I can come say once upon a time, but you acknowledge that the arguments established on behalf of the village were commendable, and now on the village, their future generations, sir, would be much obliged to you. I hope. और हाँ वकील साहब, अदालत छोड़ने का वचन इस देश के लिए लिया और आज अदालत में वापस आया हूँ तो भी इस देश के लिए। महामना ने 151 लोगों को बाइज्जत बरी करवा दिया। वे किसी भी तत्कालीन विषय पर अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते रहे। वे आजीवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कल्याण में लगे रहे और अपनी प्रोढ़ आयु भगवत भक्ति करते हुए इस राष्ट्र को समर्पित करते रहे। बात उन दिनों की है जब परिसर में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा था। अपनी ढलती आयु और अपूर्ण मंदिर के कारण वे अथाह दुखी रहने लगे थे। यही अंतिम आकांक्षा है गोविंद। इस राष्ट्र को जितना कुछ मैं देना चाहता था शायद उसके लिए पर्याप्त समय नहीं। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने तो अपनी पूरी जिंदगी इस राष्ट्र को समर्पित की है। आपकी ये इच्छा भी अवश्य पूरी होगी। तुम नहीं समझते हो, दुनिया का सबसे वैभवशाली और समृद्ध मनुष्य भी चाहे तो अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति एक जीवन में नहीं कर सकते। उसके लिए जिस आवश्यक वस्तु की कमी पड़ जाती है उसे समय। आप निश्चिंत रहिए पिताजी, ईश्वर इतना भी निरंकुश नहीं करता। अरे जिसने इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनवाया वो एक छोटा सा मंदिर तो जरूर बना सकता है। यह मंदिर अब तक क्यों नहीं बना, इसका मुझे बड़ा दुख है। 50 मील पैदल चलकर एक संत आए और इसकी नींव रखे, तब से ऐसे ही पड़ा हुआ। इसका भी सारा दोष मुझ पर ही। बेवजह खुद को दोषी मानकर ईश्वर के निर्देशन में दोष निकाल रहे हैं आप? अरे आए बैठे और कहीं बलदेव जी कैसे हैं? पिताजी ठीक है, तबीयत थोड़ी नासाज रहने लगी है आजकल। आप क्यों नहीं, वो भी तो मेरे यहाँ घूम रही हैं। ऐसा होना तो स्वाभाविक है। कितना ही समय बचा है। क्या बात है पंडित जी, कुछ उदास लग रहे हैं आप। गोविंद, क्या बात है? सब कुछ ठीक है, बस पिताजी की इच्छा थी कि परिसर में छात्रों के लिए विश्वनाथ मंदिर हो। और आप तो जानते ही हैं कि विश्वनाथ मंदिर बनना अभी असंभव है, क्योंकि विश्वविद्यालय का व्यक्तिगत व्यय ही इतना है कि ऐसा लग नहीं रहा है ऐसा हो पाएगा। बस इतनी सी बात? आपने क्या कुछ नहीं किया इस देश के खातिर। और रही बात मंदिर निर्माण, यह तो धर्म का कार्य है। आप निश्चित रहिए, मंदिर निर्माण का पूरा व्यय मैं स्वयं के ऊपर लेता हूँ। आप निश्चित रहिए, पुनः स्वस्थ होकर इस परिसर में दौड़ लगाए, बस यही कामना है। आपका आश्वासन तो मैं संतुष्ट हूँ। बिल्कुल, और बेवजह चिंता बिल्कुल मत किया कीजिए।
वैसे आपकी इसके अलावा कोई व्यक्तिगत इच्छा हो तो कहिए। मैं भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे और आयु, और यदि भगवान की मर्जी होगी तो वो मुझे और आयु देंगे। आप विश्वास रखें, मैं अभी नहीं मरूंगा। शरीर छूटने पर भी मैं नहीं मरूंगा, बल्कि इस हिंदू विश्वविद्यालय में कभी पंछी बनकर पुस्तकालय में पढ़ते बच्चों को देखूंगा, तो कभी लंका से परिसर में प्रवेश कर रहे नए छात्रों के मुखमंडलों को निहारूंगा, तो कभी स्वयं ही यथारूप किसी शिक्षक के सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा और प्रश्न करूंगा कि कहीं भी अपने मूल पद से भटक तो नहीं है। हमेशा इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में निवास करूंगा। मुझे इससे अधिक और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी। कामये दुष्टप्तानां प्राणिनां भातिनाश। Oh